Hello everyone, here we are with our next lecture. हम आज चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं. कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही करेंगे बच्चों. तो आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन कम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से एक साथ करवाऊंगा. मतलब क्वेश्चन करते करते हम साथ में टॉपिक भी डिस्कस करते जाएंगे और इसका फायदा आपको क्या होगा, आपके रिवीजन भी हो जाएंगे और आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी हो जाएगा. चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. Two statements are given below, one labeled assertion and another is labeled as reason. Assertion is only one sperm can fertilize an ovum. सिर्फ एक स्पर्म ही ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है. इसका मेन कारण क्या है? अगर आपको एक नंबर में अटेम्प्ट करना है तो आपका सीधा सा आंसर क्या होगा? ड्यू टू चेंजेस इन द मेम्ब्रेन ऑफ ओवम. क्योंकि जब पहला स्पर्म एग की मेम्ब्रेन को फर्टिलाइज या एग को फर्टिलाइज करता है, ओवम को फर्टिलाइज करता है, ओवम की मेम्ब्रेन में चेंजेस आते हैं. लेकिन अगर यही क्वेश्चन मुझे 2 नंबर के अंदर आया तो मैं क्या करूंगा? मैं इसका आंसर थोड़ा सा एक्सपैंड करूंगा. ओवम की मेम्ब्रेन में चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को फास्ट ब्लॉक एंड स्लो ब्लॉक कहते हैं. इसमें पहले कोरोना लेयर पेनिट्रेट होगी, देन जोना लेयर पेनिट्रेट होगी, देन कॉर्टिकल रिएक्शन होती है, फिर जोना हार्डनिंग होती है. आप अपना क्वेश्चन 3 नंबर के हिसाब से एक्सपैंड कर सकते हैं. लेकिन यहां पे एक असर्शन रीजन है, मैं आपको आंसर उस हिसाब से करवा रहा हूं. सो रीजन है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद जोना पेलिसुइडा लेयर ऑफ द ओवम. ठीक है, कोरोना के बाद जो पहली लेयर आनी है दैट इज जोना. लेकिन सिर्फ एक स्पर्म के फर्टिलाइज होने का कारण जोना कांटेक्ट नहीं है. द रीजन इज के वहां पे फास्ट ब्लॉक चल रहा है, स्लो ब्लॉक चल रहा है, या ओवम की मेम्ब्रेन में चेंजेस आते हैं. ये आंसर होता. स्टेटमेंट खैर ये भी सही है. तो मेरा आंसर यहां पे क्या जा रहा है? मेरा आंसर यहां पे जा रहा है दैट इज ऑप्शन बी. ओके, अगला. Organisms possessing identical sex chromosomes are referred to as homogametic sex. Homo word का मतलब क्या होता है? सेम. Gametic मतलब gametes. यानी कि हम जानते हैं कि हमारे पास ऑटोसोम्स तो सारे सेम होते हैं, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम्स में खास क्या होता है? या तो वो एक्स टाइप होता है या फिर वो वाई टाइप होता है. और फीमेल में सारे के सारे एक्स जितने भी होते हैं दैट इज एक्स टाइप. क्यों? क्योंकि फीमेल 44 प्लस एक्स एक्स पोजेस करती है. तो उसका पहला एग भी 44 के बाद 22 प्लस एक्स आएगा और दूसरा एग भी 22 प्लस एक्स आएगा. लेकिन मेल्स 2 तरीके के स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं. एक जिसमें एक्स टाइप सेक्स क्रोमोसोम जाता है और दूसरा जिसमें वाई टाइप जाता है. तो यहां पे अगर मैं देखूं मेरा आंसर क्या बन रहा है? पहला ये कहते हैं कि अगर आपके पास आइडेंटिकल सेक्स क्रोमोसोम है, यानी आपके पास दोनों एक्स हैं, तो आपको होमोगेमेटिक कहा जाएगा. आपके सारे गैमीट्स एक जैसे होंगे. लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स है और दूसरा वाई है, तब आपको हेट्रोगेमेटिक कहा जाएगा. हेट्रो मींस डिफरेंट, गैमेटिक मतलब गैमीट. 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स बनाए जाएंगे. सो which of the following is correct about humans? पहला, both males and females are homogamitic. गलत स्टेटमेंट. both males and females are hetero, ये भी गलत स्टेटमेंट जाएगा. तीसरा, males are homogamic while females are hetero, ये गलत है. मेल्स 2 तरीके के स्पर्म बनाते हैं, तो मेल्स आर हेट्रो बट फीमेल्स आर होमो. मेल में 2 तरीके के स्पर्म्स हैं, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई. लेकिन फीमेल में सिर्फ 22 प्लस एक्स टाइप के ही स्पर्म मिलेंगे, एग्स मिलेंगे. ओके, आगे मैं मूव ऑन कर रहा हूं. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज सेल्स ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज हैप्लॉइड? स्पर्मेटिड नो डाउट हैप्लॉइड होता है. सर्टोली 2n होती है, लेडिक भी 2n है और गोनियम भी 2n ही होती है. गोनियम इज मदर सेल. लेडिक सेल का काम क्या होता है? ये टेस्टोस्टेरॉन बनाती है. ओके, हालांकि सर्टोली के बाहर बैठी होती है, या मैं कहूं सेमिनिफेरस के बाहर बैठी होती है. सर्टोली का काम क्या होता है? डेवलपिंग स्पर्म्स को नरिश करना.
मतलब वही काम जो प्लांट के अंदर टैपेटम कर रहा था, यहाँ पे वही काम किसका हो जाता है? दैट इज सर्टोली, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज नर्व सेल। ये मियोसिस का प्रोडक्ट होते हैं, और आप जानते हैं मियोसिस का प्रोडक्ट जो होता है दैट इज एन। ये इमेच्योर स्पर्म है, ये सेल जैसे दिखेंगे, लेकिन जब इनकी डेवलपमेंट हो जाएगी ये स्पर्म जैसे दिखने शुरू हो जाएंगे। दैट मीन्स इनके पास फ्लैजेला, हेड, मिडल पीस, ये सब कुछ डेवलप हो जाएगा। तब मैं मेच्योर फॉर्म का नाम स्पर्मेटोजोआ रख दूंगा। ओके, ग्लोबोजूस्पर्मिया। अब ऐसा कोई नाम हमें हमारी एनसीईआरटी नहीं बताती है तो हमें नहीं पता ये क्या है। देखते हैं ये डिफाइन करते हैं हमें। ग्लोबोजूस्पर्मिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्पर्म के पास एक राउंड सा हेड होता है, ठीक है, और उसके पास एक्रोजोम नहीं होता। तो एक्रोजोम होता कहां पे है? हेड में ही होता है, बिल्कुल टिप पोजीशन पे। काम क्या करता है? इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम करते क्या है? वो एग की कोरोना लेयर, जोना लेयर, इन सभी लेयर्स को पार्शियली डिसोल्यूट करते हैं, जिससे उनमें होल्स क्रिएट होते हैं और स्पर्म अपने न्यूक्लियस को एग के अंदर भेज पाता है। तो एक्रोजोम नहीं है तो प्रोबेबली एग की लेयर जो है वो पेनिट्रेट नहीं हो पाएंगी। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल अ स्पर्म नॉट एबल टू डू बिकॉज ऑफ द अबव कंडीशन? पहला, enters the cervix, penetrates the ovum, leave the ejaculatory duct and swim to the fallopian tube। तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या हुआ? एक पॉज लीजिए और आंसर कैलकुलेट कीजिए। यस, यू आर राइट, पेनिट्रेट द ओवम। ये नहीं हो पाएगा, एक्रोजोम नहीं है तो लेयर्स को पेनिट्रेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेयर्स को पेनिट्रेट करने का जो भी एंजाइम है वो एक्रोजोम के पास ही था। ओके, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 43। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज फॉल्स? तो हमने ये ट्रिक देखी है क्या कि जब भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे, नॉट ट्रू लिखा है, फॉल्स लिखा है, नॉट फॉल्स लिखा है, ट्रू लिखा है, ऐसे क्वेश्चन को अगर आप सीधा अप्रोच करेंगे तो क्या है, तीन ऑप्शन पढ़ने के बाद आप ये रिमाइंड करेंगे या ट्रू देखना था या फॉल्स देखना था। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको ऑप्शन फिर से स्टडी करने पड़ेंगे, ये आपका टाइम खा जाते हैं। तो ऐसे में अप्रोच क्या है, आप इसे हाईलाइटेड रखिए ताकि ऑप्शन पढ़ते हुए बीच में से माइंड एक बार से ब्रेन फेड भी करता है तो आपको ये याद रहे आप फॉल्स ढूंढ रहे हैं। अगर यहां पे नॉट ट्रू लिखा होता तो मैं उसे कन्वर्ट करके फॉल्स लिखता, क्योंकि नॉट ट्रू हमारे माइंड में नॉट वर्ड को नेग्लेक्ट करके ट्रू पे फोकस कर लेता है कई बार, इससे हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। तो अगर नॉट ट्रू लिखा है तो आप अपने हाथ से उसमें फॉल्स लिख लीजिए, नॉट फॉल्स लिखा है अपने हाथ से उसमें ट्रू लिख लीजिएगा। ठीक, तो मुझे फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहला, मेनार्क एक ऐसी कंडीशन है दैट मार्क्स द इनिशिएशन ऑफ oogenesis। मेनार्क कंडीशन में oogenesis स्टार्ट होता है, द जर्म लेयर स्टार्ट्स फॉर्मिंग आफ्टर इम्प्लांटेशन। ये ठीक लग रहा है, हमें फॉल्स ढूंढना है। पहली स्टेटमेंट क्वेश्चनेबल है, हम देख लेंगे। द oocyte कंप्लीट्स मियोसिस आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्म के पास वो केमिकल है जो एग की मियोसिस 2 कंप्लीट करवाते हैं, अदरवाइज वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही मर जाता है। लास्ट स्टेटमेंट, ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स परमानेंटली आफ्टर मेनोपॉज। ठीक है, ये स्टेटमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है हमें। तो आप देख लीजिए एक बार पॉज लेके कि आपके हिसाब से आंसर क्या होता है। आई एम गिविंग यू टाइम। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारा जो क्वेश्चनेबल स्टेटमेंट था वही है, मेनार्क मार्क्स द इनिशिएशन ऑफ oogenesis। oogenesis की शुरुआत तो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ही हो गई थी। एग की मैच्योरेशन जो है वो होती है मेनार्क के बाद, कि वो जो पार्शियली मैच्योर हो रखे एग हैं हर मंथ उनमें से कुछ सिलेक्ट कर लिए जाते हैं और उनमें से कोई भी एक है जो वो साइज गेन कर लेता है, उसकी मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है। Okay, which of these hormones would be detected in both pregnant female and a female who is not pregnant? Common hormone प्रेगनेंसी की स्टेट का और नॉन प्रेगनेंसी की स्टेट का। पहला रिलैक्सिन, बेटा ये प्रेगनेंसी में ही आएगा। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोड्यूसिंग है, प्रेगनेंसी में ही आएगा। प्रोजेस्टेरॉन ये प्रेगनेंसी की स्टेट में भी आता है और नॉन प्रेगनेंसी में भी, हर मंथ बनता है।
जब 14 डे, अगर मैं स्टैंडर्ड ड्यूरेशन 28 डेज की मान के चलूं, उसमें से 14 दिन माइनस कीजिए, दैट इज योर डेट ऑफ ओव्यूलेशन। तो अगर 14वें दिन ओव्यूलेशन हुई है, उसके बाद में कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप करता है जो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। प्रेगनेंसी की स्टेट में ये यूट्रस की वॉल को मेंटेन करेगा फॉर एंटायर 9 मंथ्स। हाँ ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम कुछ टाइम बाद डीजनरेट हो जाता है, पर एनसीईआरटी नहीं बताती, तो बच्चों को भी ये नहीं बताया जाता। अदरवाइज 10th वीक के अंदर जाके कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, फिर सारा काम किसके हाथ में चला जाता है, दैट इज प्लेसेंटा। लेकिन हमें एनसीईआरटी ऐसे पढ़ाती है कि 9 मंथ के लिए कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा रहेगा, तो हम मान के चल जाते हैं कि हाँ यार ऐसे होने जा रहा है। ओके, तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन दैट इज एचसीजी, ये प्रेगनेंसी डिटेक्टर है, ये तो सिर्फ प्रेगनेंसी में ही आएगा। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड में कौन सी स्टेटमेंट है जो सही डिफरेंस बता रही है। पहला, प्लेसेंटा हार्मोन सिक्रीट करता है, यस प्लेसेंटा इज अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरा, अम्बिलिकल कॉर्ड कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं करती है, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये ठीक है। दूसरा, प्लेसेंटा परसिस्ट आफ्टर प्रेगनेंसी व्हाइल अम्बिलिकल कॉर्ड इज एक्सपेल्ड, नहीं, प्लेसेंटा भी एक्सपेल आउट कर दिया जाता है, ये गलत हो गया। प्लेसेंटा इज लाइंड विद वीन्स एंड आर्टरीज व्हाइल अम्बिलिकल कॉर्ड इज नॉट, नहीं, अम्बिलिकल कॉर्ड में भी आर्टरीज एंड वीन्स होती हैं। नेक्स्ट, द प्लेसेंटा इंटरलॉक्स विद फीटल टिश्यूज whereas umbilical cord interlocks with uterine tissue। अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा से इंटरलॉक होती है बेटा, स्टेटमेंट ये भी गलत है। तो मेरी 3 स्टेटमेंट गलत है, एक ही स्टेटमेंट सही है, दैट इज ऑप्शन ए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने ये आंसर क्यों बताया। ओके, आगे नंबर 46, सम इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमंस आर रिटन बिलो इन अ सीक्वेंस। पहला, कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ फीटस, यूट्राइन कंट्रैक्शन, डायलेशन ऑफ सर्विक्स, डिलीवरी ऑफ द बेबी एंड लैक्टेशन। Between which of the following events does the shedding of placenta takes place? Placenta shed off कब होगा? After delivery। तो डेवलपमेंट ऑफ फीटस नहीं, यूट्राइन कंट्रैक्शन नहीं, डायलेशन ऑफ सर्विक्स नहीं, इन तीनों का अल्टीमेटली इवेंचुअली रिजल्ट क्या होता है, दैट इज डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में ही जा रहे हैं। लास्ट क्या है, लैक्टेशन। डिलीवरी के बाद अगले 1-1.5 घंटे लगातार माइल्ड कंट्रैक्शन से बचा कुछ प्लेसेंटा यूट्रस से निकाल दिया जाता है, वो रिटेन नहीं रखा जाता। तो इन दोनों इवेंट के बीच में प्लेसेंटा की शेडिंग होती है। योर आंसर इज 4 and 5, दैट इज ऑप्शन डी। आई होप आपके लिए आंसर ठीक रहा होगा। हम आगे मूव ऑन कर रहे हैं। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 47, हॉर्मोन्स जो कि बैलेंस लिविंग सिस्टम में होम्योस्टैसिस बनाने में एक क्रूशियल रोल रखते हैं। और तरीका क्या होता है, फीडबैक। व्हाट इज फीडबैक? दैट मीन्स मुझे कोई हार्मोन चाहिए तो उस पर पॉजिटिव फीडबैक लग जाएगा। जब मेरा काम पूरा हो गया, मेरा मुद्दा हल हो गया, तो उसके बाद में उस हार्मोन को बंद करवाना है, देन उस पर नेगेटिव फीडबैक लगाया जाएगा। मान लीजिए मैं शुगरी डाइट ले लूं तो इंसुलिन पे पॉजिटिव फीडबैक लगेगा। मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है तो इंसुलिन पे नेगेटिव फीडबैक लगा रहेगा। तो फीडबैक ये डिसाइड करता है कब किस हार्मोन ने आना है और कब किस हार्मोन ने नहीं आना है। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, या इसमें मेरा क्वेश्चन क्या बनता है, दिस मीन्स दैट रिलीज ऑफ हार्मोन रेगुलेट्स इट्स फर्दर रिलीज इन द बॉडी। वन सच एग्जांपल इज ऑक्सीटोसिन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसका फीडबैक लूप इस क्वेश्चन के बिहाफ पे आप एक्सप्लेन कीजिए। ऑक्सीटोसिन रिलीज कहां से होता है बेटा? आपके हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी होता है, जिसके 2 लोब्स हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। पोस्टीरियर लोब से ये हार्मोन निकलता है, द नेम इज ऑक्सीटोसिन। योर आंसर इज पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। आगे, at what stage of pregnancy do oxytocin levels peak? ऑक्सीटोसिन के लेवल पीक कब लेंगे? 40th वीक होता है, at the time of, ज्यादा टेक्निकल जाए तो पार्चुरेशन। आपको इतने टेक्निकल वर्ड पसंद नहीं है तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी भी लिख सकते हैं। आगे,
इज द फीडबैक मैकेनिज्म फॉर ऑक्सीटोसिन पॉजिटिव और नेगेटिव? बेटा पॉजिटिव फीडबैक ही होता है इसमें। जितनी ज्यादा कंट्रैक्शन, अब जब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स स्टार्ट होता है, प्लेसेंटा और डेवलप्ड फीटस से सिग्नल भेजे जाते हैं आपके ब्रेन के पास, वहां से थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन भेजा जाता है, फिर होती है शुरू यूट्रस की कंट्रैक्शन। जितनी ज्यादा कंट्रैक्शन उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन, जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन उतनी ज्यादा कंट्रैक्शन, ये बढ़ते ही जाते हैं। अगर ये दोनों बढ़ते ही जा रहे हैं, दिस फीडबैक विल बी कॉल्ड एज अ पॉजिटिव फीडबैक। तो यहां पे मेरा आंसर जाएगा क्या? दैट इज पॉजिटिव फीडबैक। मेरा क्वेश्चन है नंबर 48, एक बड़ा सा क्वेश्चन, जरा देख लेते हैं इसमें क्या है। स्पर्मेटोजोआ आर द मैच्योर मेल गैमीट्स इन मेनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, और इन्हें बनाने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ये हमारा वर्जन है गैमेटोजेनेसिस का, और फीमेल में जो चलता है दैट इज oogenesis। ठीक है, जर्म लाइन की जो सेल्स होती है वो मियोसिस करती है, द गोनियास, और गोनिया से आगे बनती है प्राइमरी। प्राइमरी भी मदर सेल की तरह काम करती है, चाहे वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है चाहे वो oocyte है। ये लास्ट टाइम है जब आपकी मदर सेल 2n स्टेट में होती है, और ये पैदा कहां से होती है? जाइगोट से ही होती है। ओके, और उसके पहले जाइगोट से, जाइगोट के बनने से लेके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के डेवलप होने के बीच में बहुत बार माइटोसिस चलती है, मियोसिस होने से पहले। मेल एंड फीमेल गैमीट्स हैव डिफरेंट हिस्ट्रीज marked by different patterns of gene expression that reflects to their developmental origin as XY and XX embryo। आगे जाके फर्टिलाइज करेंगे, XXXY बनाएंगे, ठीक है, ये सब चीजें आगे। The spermatozoa fuses with egg cell to create viable embryo. Ovum is released by the action of gonadotrophin, that is LH and FSH. They are gonadotrophins. ये पिट्यूटरी के हार्मोन है जो कि किसी दूसरे ग्लैंड के पास जा रहे हैं। अगर हार्मोन ग्लैंड टू ग्लैंड जाए दैट इज अ ट्रॉफिन हार्मोन, और यहाँ पे कौन से ग्लैंड के पास जाया जा रहा है? गोनाड, टेस्टिस एंड ओवरीज। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज गोनाडोट्रोफिन्स। ओके, Does ovulation happen during the period of pregnancy? क्या प्रेगनेंसी के दौरान ओव्यूलेशन होता है? बेटा ओव्यूलेशन का मेन हार्मोन होता है LH, लेकिन प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है प्रेगनेंसी के दौरान, एंड इवन प्रोजेस्टेरॉन, जो इस हार्मोन पे नेगेटिव फीडबैक बनाए रखते हैं। पूरे 9 मंथ की प्रेगनेंसी के दौरान प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरॉन LH को आने ही नहीं देते, तो ना तो नया एग मैच्योर होगा ना ही नया एग रिलीज होगा। आपका आंसर LH के कंटेक्स्ट में जाएगा। क्या ओव्यूलेशन होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि LH का लेवल डाउन रहता है। आगे, why are contraceptive pills able to inhibit ovulation? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में ऐसा क्या है? एक ऐसी चीज जो LH को डाउन करे, और पिल्स किस चीज की हैं? वो होती है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन की। तो उनमें या तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बो होता है साइड इफेक्ट कम करने के लिए, या फिर सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन की पिल्स भी चलेंगे, थोड़े साइड इफेक्ट बढ़ जाएंगे, पर प्रोजेस्टेरॉन हाई है तो LH डाउन रहेगा, ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगी। ओव्यूलेशन नहीं है तो अनप्रोटेक्टेड कोइटस के बावजूद भी फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ओके, यहां पे एक इमेज है, कई हार्मोन बताए गए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी। मैं देख लेता हूं कि कौन कौन से हार्मोन है। पहला हार्मोन है मेरा कौन सा? दैट इज HCG। तो मेरा ये पैरामीटर डिफाइन किया, शायद नीचे दिया, नहीं नहीं नहीं, और ये दिया हुआ पैरामीटर, ये क्या है? वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। ओके, तो यहाँ पे ये वाला हार्मोन तो एक स्पेशल दिया है जिसकी पीक ही सिर्फ 40th वीक के अंदर आ रही है, दैट इज ऑक्सीटोसिन। पहले ये नहीं है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आया है। ओके, दूसरा, रिलैक्सिन के लेवल कैसे हैं? रिलैक्सिन कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट हो रहा है, कब तक? पहले 10 हफ्ते तक। उसके बाद में कॉर्पस ल्यूटियम से क्यों नहीं? बचता ही नहीं है, तो उसके बाद में तो ये कम प्लेसेंटा का हो जाता है। एस्ट्रोजन पहले 10 हफ्ते इसे कौन सिक्रीट कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम। प्लेसेंटा बनने के बाद ये जिम्मेवारी प्लेसेंटा की गई। प्रोजेस्टेरॉन पहले 10 हफ्ते तक कौन प्रोड्यूस कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम, और उसके बाद में ये जिम्मेवारी प्लेसेंटा की हो जाती है। ओके, HCG
ठीक है, HCG प्लेसेंटा से आता है, वो कॉर्पस ल्यूटियम से नहीं आता है। तो प्लेसेंटा की डेवलपमेंट ही 10 हफ्ते बाद हुई है, तो इसकी पीक भी 10वें हफ्ते के बाद है, एंड दैट इज अ डबल पीक। ओके, तो इस बिहाफ पे मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप स्क्रीन पॉज कर लीजिए और क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश कीजिए। मैं हट जाता हूं। तो प्रोबेबली आपने इसके आंसर नोट डाउन किए होंगे, इन्हें सॉल्व करने की कोशिश की होगी। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द इमेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी डज द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट। आपको पता है ये 10th वीक के अंदर डीजनरेट हो जाएगा। ओके, आगे, विच हार्मोन पीक्स अराउंड द टाइम इन ए, नेम द ऑर्गन दैट सिक्रीट्स इट। तो ए मेरा सबसे पहला ग्राफ होगा, इसमें किस हार्मोन की बात हो रही है, HCG, और कहां से आता है, प्लेसेंटा। तो यहां पे अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं तो विच हार्मोन इज HCG, और ये ऑर्गन का नाम क्या है, दैट इज प्लेसेंटा। ओके, नेम 3 हार्मोन्स फ्रॉम द अबव इमेज दैट आर सिक्रेटेड बाय ओवरी। तो हार्मोन्स के नाम देखने हैं जो ओवरी ने सिक्रेट करने हैं। तो मेरा पहला हार्मोन है रिलैक्सिन। ओके, मेरा दूसरा हार्मोन है दैट इज एस्ट्रोजन, और मेरा तीसरा हार्मोन है दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। ये प्लेसेंटा से भी आ रहे हैं और ओवरी से भी आ रहे हैं। ओवरी में कौन सिक्रीट कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, आगे, which hormone level rises near the end of pregnancy। प्रेगनेंसी के एंड पे किस हार्मोन का पीक आना है, पता है तुम्हें, दैट इज ऑक्सीटोसिन। और इसका रूल क्या है, ये यूट्राइन कंट्रैक्शंस बढ़ा देता है, दैट हेल्प्स इन डिलीवरी। यूट्राइन की कंट्रैक्शंस को प्रमोट कर देना, मैं अप का साइन लगा देता हूं, बढ़ जाएंगी। Of these hormones secreted only during pregnancy, which has low levels in the early week of pregnancy। अर्ली वीक्स के अंदर इनमें से कौन सा हार्मोन है जिसका लेवल बहुत कम है, बेटा ऑक्सीटोसिन का तो है ही नहीं। और इसके अलावा HCG का लेवल भी अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत डाउन चल रहा है। ये तो आता ही लेटर में है, मिडिल प्रेगनेंसी भी छोड़ दिया, तो प्रोबेबली मैं लास्ट और फर्स्ट में से कोई एक पिक करूं तो मेरा आंसर रहेगा HCG। बहुत शुरुआती दौर में तो बहुत कम होता है, बाद में मतलब 1 हफ्ता 2 हफ्ते 5 हफ्ते गुजर जाने के बाद इसका लेवल बहुत पीक लेने शुरू कर जाता है। तो मेरे यहाँ पे मेरे हिसाब से जो आंसर आना चाहिए, विच वन, दैट इज HCG। हाँ ठीक है, ऑक्सीटोसिन भी एक कॉल रह सकती है, आपका आंसर प्रोबेबली हो सकता है ऑक्सीटोसिन आया हो, वर्केबल, लेकिन HCG भी आ सकता है। विच वन स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग 15 वीक बिफोर पार्चुरेशन। बेटा टोटल के 15 वीक्स नहीं लेने हैं, 40th वीक में हम डिलीवरी बता रहे हैं, तो उससे 15 हफ्ते पहले यानी 25 वीक की बात कर रहे हैं, 25th वीक की बात हो रही है। तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो 25th वीक के बाद डिक्लाइन करना शुरू करता है, हम जरा देख लेते हैं 25th वीक के बाद कौन सा ऐसा है जो डिक्लाइन कर रहा है। रिलैक्सिन, हाँ दिख रहा है, 25th वीक के बाद ये डिक्लाइनिंग में है, ये पीक ले रहा है, ये भी पीक ले रहा है, इसका भी पीक आया है छोटा सा। तो बेसिकली ऑक्सीटोसिन तो पीक ले ही रहा है। तो 25th वीक के बाद अगर मुझे कोई दिख रहा है जो सिर्फ ये राइजिंग में है, ये डिक्लाइनिंग में है, ये भी राइजिंग में है, ओके सॉरी, ये भी राइजिंग में है, एंड इवन ये भी एक बार राइज ले ही रहा है। इन्होंने सिर्फ डिक्लाइनिंग की बात की है, तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, दैट इज रिलैक्सिन। ऐसे कीजिए आप अपने क्वेश्चन पेपर के साथ पेंसिल से, आप एनालिसिस कीजिए, सीधा विजुअल मत, आप एक लाइन लगाइए, आपके पास स्केल होगा, आपको क्लियर कट आंसर मिलेगा, अदरवाइज आपके दो आंसर बनने शुरू हो जाएंगे। ओके, study each of the diagrams below and answer the question that follows them। The image shows normal pregnancy and the condition of placenta previa। ओके, हमें ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जाता placenta previa and all, पर फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे placenta बना हुआ दिखा रहे हैं और ये सर्विक्स के बिल्कुल सामने है। ओके, ये वजाइना रही, ये सर्विक्स रहा, ये वजाइना रही, ठीक। Which part of the reproductive tract the placenta is obstructing?
प्लेसेंटा ने जब बन गया, जब नहीं बना था, या मैं कहूं कि प्लेसेंटा सॉरी इस साइड में बना हुआ नॉर्मल प्लेसेंटा, तो वो सर्विक्स को ब्लॉक नहीं कर रहा है, लेकिन गलत जगह पे बन गया तो वो क्या करेगा, सर्विक्स को ब्लॉक करेगा। योर आंसर इज सर्विक्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन, विच पार्ट डज वन ओपन इनटू? सर्विक्स किस में ओपन होता है? दैट इज वेजाइना। अगला, these images shows a normal pregnancy and the three conditions related to the placenta. Placenta accreta, increta and percreta. ठीक है, ये अक्रीटा रहा, ये इनक्रीटा रहा और ये परक्रीटा रहा, और ये यूट्रस की लेयर है, 3 लेयर दिखाई। सबसे अंदर वाली लेयर दैट इज एंडोमेट्रियम, बीच वाली लेयर दैट इज मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर की लेयर या सबसे यूट्रस में बाहर की लेयर दैट इज पेरीमेट्रियम। तो नॉर्मल कंडीशन में तो तीनों लेयर दिख रही हैं, लेकिन अक्रीटा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एंडोमेट्रियम नहीं दिखाई, इन्होंने मायो एंड पेरीमेट्रियम दिखाई है। इनक्रीटा में ये मायोमेट्रियम में घुस गए, पेरी ठीक है, मायो में इनवजाइनेशन हो गई है। पेरीक्रीटा के अंदर क्या खास हो रहा है, परक्रीटा के अंदर सॉरी क्या खास हो रहा है कि मिडल लेयर भी गई और आप पेरीमेट्रियम तक पहुंच चुके हैं। सो नेम द लेयर ऑफ द यूट्रस बीइंग पेनिट्रेटेड इन द फॉलोइंग कंडीशन। दिख रहा है हमें, अक्रीटा के अंदर एंडोमेट्रियम में पेनिट्रेशन हुआ है, इनक्रीटा में मायोमेट्रियम में हुआ, परक्रीटा के अंदर ये पेनिट्रेशन कहां पे हुआ, ये पेरीमेट्रियम तक पहुंच चुका है। सो अक्रीटा और इनक्रीटा पूछा है, देख लेते हैं। अक्रीटा में आपका पेनिट्रेशन ये लेयर दैट इज एंडोमेट्रियम, और इनक्रीटा में कौन सी, दैट इज मायोमेट्रियम। ठीक है, इन द डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म, ठीक है, हमें इतना ही बताना है। स्टेट द फंक्शन, ओके, इन लेयर्स का फंक्शन भी बताना है। तो आपको पता है कि एंडोमेट्रियम का क्या फंक्शन है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। मायोमेट्रियम का क्या काम होता है, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कंट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ओके, यहाँ पे एक स्पर्म का डायग्राम दिया है, प्रोबेबली ये रहा। ओके, हेड है, एक्रोसोम, न्यूक्लियस, मिडल पीस है, देन टेल है जिसमें फ्लैजेला दिखाया है। ठीक है, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस एन होता है, मैच्योर स्पर्म एन ही होता है, उसमें न्यूक्लियस हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखेगा। हैप्लॉइड, आप यहां पे मेंशन कीजिएगा, द वर्ड प्लॉइड आना चाहिए उसमें, हैप्लॉइड। व्हाई डज द मिडल पीस हैव अ लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? क्योंकि इसे टेल को एनर्जी प्रोवाइड करनी है, टू प्रोवाइड एनर्जी टू द टेल, ताकि स्पर्म स्विम कर सके, आगे बढ़ सके। व्हाट इज द रोल ऑफ एक्रोसोम? एग की लेयर्स को पेनिट्रेट करना, एग की लेयर में होल क्रिएट करना। ओनली वन स्पर्म इज एबल टू फर्टिलाइज द एग। हाउ इट इज इंश्योर्ड? क्योंकि एग की लेयर में केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस आते हैं। केमिकल चेंजेस मतलब सोडियम इनफ्लक्स, कैल्शियम इनफ्लक्स, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का इनफ्लक्स होता है, और फिजिकल चेंजेस क्या आते हैं, वो जेली लाइक से हार्ड हो जाती है। ओके, तो ये फास्ट ब्लॉक एंड स्लो ब्लॉक से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पीरियड ट्रैकिंग ऐप इन द मोबाइल एप्लीकेशन दैट मेंटेन्स द इंफॉर्मेशन। आजकल सभी के पास वो गैजेट्स हैं, खिलौने से होते हैं ना, कि 1000-1200 रुपए की घड़ी सी आ जाती है, फिटनेस ट्रैकर्स आ जाते हैं। तो बेसिकली एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू एक लड़की है जिसने अपने पीरियड ट्रैकिंग ऐप को फॉलो कर रही है, और उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, मेंस्ट्रुएशन कब आएगी, ओव्यूलेशन कब आएगी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब आएगा। ठीक, अ फीमेल गॉट हर पीरियड ऑन January 22, is using the period tracking app. ठीक है, based on your understanding of menstruation cycle, what will be the tentative date of ovulation? Tentative एक कंफर्म डेट नहीं होती है, टेंटेटिव मतलब तुम एक जजमेंट सी मार के दे देते हो, यार इसके अराउंड 1-2 दिन ऊपर नीचे चल सकता है, दैट इज टेंटेटिव। तो टेंटेटिव डेट ऑफ ओव्यूलेशन क्या होगी, इस ऐप के थ्रू प्रोवाइड अ रीजन। तो बेटा सिंपल सा फॉर्मूला है, जिस दिन साइकिल का मेंसेस आता है यानी कि ब्लीडिंग आती है, उससे 14 दिन माइनस कर दीजिए, दैट विल बी योर डेट ऑफ ओव्यूलेशन। अगर यहाँ पे 22 तारीख को ब्लीडिंग आई है एक फीमेल को, 14 दिन माइनस करेंगे तो January 8, और हम 1-2 दिन ऊपर नीचे ले ले तो ये 6 से लेके 8 दिन का पीरियड हो जाएगा। Jan 6 से लेके Jan 8 के बीच में उस फीमेल के अंदर एग रिलीज हो जाएगा। तुम 2 दिन ऊपर भी ले सकते हो, Jan 6 to Jan 10,
तो 3-4 दिनों का साइकिल मानिए, एनसीईआरटी तो एक हफ्ते का पीरियड बताती है, वो भी बता सकते हैं आप। ओके, पॉलीस्पर्मी इज एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन इन विच ओवम इज फर्टिलाइज्ड बाय मोर देन वन स्पर्म। ठीक, हाउ मेनी क्रोमोसोम विल अ ज़ायगोट कंटेन इफ टू स्पर्म्स फर्टिलाइज एन ओवम। अब तुम में से कई रेजिस्ट कर जाते हैं इस इक्वेशन में, यार ऐसा हो ही नहीं सकता, कारण फास्ट ब्लॉक हो जाता है, स्लो ब्लॉक हो जाता है, जोनल हार्डनिंग हो जाती है, ग्रेन्युलर रिएक्शन हो जाती है। ठीक है यार, सब कुछ ठीक है, यहां पे उन्होंने कह दिया ना कि एबनॉर्मल चीज हो चुकी है, तो तुम्हें इस अजम्पशन के बेसिस पे अपने क्वेश्चन का आंसर करना है। तो इन्होंने कह दिया कि भाई हो गया, एग एन लेके आया था, स्पर्म भी 2 आ गए, एन एन एन, और हर एक के पास कितने हैं, 23 क्रोमोसोम है, तो टोटल जायगोट में कितने हो जाएंगे, 69। ठीक है, जायगोट वायबल नहीं होगा, क्लियर है ये, क्योंकि हमारे पास एक क्रोमोसोम भी एक्स्ट्रा रखने की जगह नहीं होती है, 23 हम एक्स्ट्रा कहां संभालेंगे, हमारे पास वॉक्यूल नहीं है, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। सो हाउ इज पॉलीस्पर्मी प्रिवेंटेड इन ह्यूमन, पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट करने का तरीका क्या होता है। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर 69 था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, फास्ट ब्लॉक, स्लो ब्लॉक, जोनल हार्डनिंग, कॉर्टिकल रिएक्शन एंड चेंजेस इन द एग मेम्ब्रेन। इससे पॉलीस्पर्मी नहीं होगी। व्हाट इज पॉलीस्पर्मी, दैट मींस आपके ओवम को एक से ज्यादा एग स्पर्म फर्टिलाइज करने की कोशिश करें, दैट इज पॉलीस्पर्मी, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाता। तो अगर मैं देखूं कि मैंने 39 से स्टार्ट किया था और मैं आ गया 53 तक, तो मेरे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। वीडियो का साइज छोटा रखेंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही चलेगा, अपने बोर्ड की प्रेपरेशन पीक पे रखिए। थैंक यू सो मच।